नमस्कार, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। त्रिपुरा में हुए मतदान को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बयान दिया है। सीएम ने कहा कि रिजल्ट आ जाएगा तो सब पता चल जाएगा। मैं वहां नहीं जा रहा हूं, फिलहाल कुछ बयान देना सही नहीं होगा। मैं भी नहीं गया हूं और आप भी नहीं गए हैं, तो यहां से बैठ के वहां के बारे में कुछ बयान करना, मैं जाता तो निश्चित रूप से उसके बारे में जानकारी जरूरत इसकी है, लेकिन गया नहीं हूं तो मैं ऐसे केवल बयान देने के लिए बयान नहीं दूंगा। रायपुर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी की क्षतिपूर्ति से 6,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। इसके लिए रमन सिंह को पूरे राज्य से माफी मांगनी चाहिए। सीएम के इस बयान के पलटवार में डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि स्टेट को टैक्स का 32% शेयर मिलता रहता है, जिस वजह से प्रदेश से जितना टैक्स कलेक्ट किया जाएगा उसी हिसाब से प्रदेश सरकार को टैक्स मिलेगा। और घाटा में स्टेट का शेयर जो होता है वो फिक्स है, पहले से बढ़ गया है। 32% जो शेयर मिलता रहता है। यदि ज्यादा कलेक्ट होगा तो ज्यादा मिलेगा, कम कलेक्ट होगा तो कम मिलेगा। वो तो शेयर स्टेट को जो शेयर होता है सेंट्रल टैक्स का वो तो मिलता है। नुकसान और घाटा में स्टेट का शेयर जो होता है वो फिक्स है, पहले से बढ़ गया है। 32% जो शेयर मिलता रहता है। यदि ज्यादा कलेक्ट होगा तो ज्यादा मिलेगा, कम कलेक्ट होगा तो कम मिलेगा। वो तो शेयर स्टेट को जो शेयर होता है सेंट्रल टैक्स का वो तो मिलता है। नुकसान और घाटा में स्टेट का शेयर जो होता है वो फिक्स है, पहले से बढ़ गया है। 32% जो शेयर मिलता रहता है। यदि ज्यादा कलेक्ट होगा तो ज्यादा मिलेगा, कम कलेक्ट होगा तो कम मिलेगा। वो तो शेयर स्टेट को जो शेयर होता है सेंट्रल टैक्स का वो तो मिलता है। नुकसान और घाटा में स्टेट। खबर रायपुर से है, जहां पीएम आवास योजना को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं ने प्रदेश सरकार पर 16 लाख मकान न बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता किस आधार पर सरकार पर निशाना साध रहे हैं, ये उन्हें बताना चाहिए, क्योंकि प्रदेश में अभी तक जनगणना नहीं हुई है। ये आंकड़े कहां से आए? 16 लाख जो आंकड़े हैं भाई, अभी जनगणना हुआ नहीं है, गरीबी रेखा सर्विस जारी नहीं हुई है, तो किस आधार पर कर रहे हैं? 2001 के, फिर 2011 के, फिर 2008 के, फिर 2012 के, किस आधार पर कर रहे हैं? और हर 10 साल में जनगणना करने के प्रावधान है, और जब अभी ये डेट निकल गया 2021 का, जनगणना क्यों नहीं कराते लोग? हो सकता है ये 16 लाख आंकड़े बताएं वो 18 लाख हो जाए, हो सकता है कम हो। केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जनगणना शायद इसलिए नहीं करा रही है कि पूरे देश में गरीबों की संख्या में वृद्धि हुई है, इसलिए जनगणना नहीं करा रहे हैं, ये मेरा आरोप है। और यहां भारतीय जनता पार्टी के लोग हल्ला कर रहे हैं, जनगणना हो तो दूध का दूध और पानी पानी हो जाए। तो कौन हितग्राही है, कौन नहीं है? 10 साल में लोगों की स्थिति वही नहीं रहती, उस परिवार की स्थिति कोई वैसी कैसी नहीं है, या तो घटेगा या बढ़ेगा, तो उसकी जानकारी होना चाहिए एक्चुअल है कितने लोग। आखिर 10 साल में जनगणना कराने के पीछे उद्देश्य क्या था? वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राज्य सरकार के बयान का पलटवार कर निशाना साधा है और कहा कि एक बार फिर छत्तीसगढ़ में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दोहरा चरित्र सामने आया है। हमारे 4 वरिष्ठ नेताओं को 1 महीने के अंदर निर्मम तरीके से उनकी हत्या की गई है और राज्य सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। जितने पूर्व विधायक, पूर्व सांसद हैं, उन सब की सुरक्षा धीरे धीरे समाप्त कर दी गई है। एक बार फिर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दोहरा चरित्र सामने आया है। 4 हमारे वरिष्ठ नेताओं को 1 माह के अंदर
जिस निर्मम तरीके से हत्या हुई और उस हत्या के बाद सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी रही और कोई कदम नहीं उठाया। सुरक्षा वापस लिए जा रहे हैं। जितने पूर्व विधायक, पूर्व सांसद हैं और जितने बस्तर के हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं जिनको क्षेत्र में घूमना पड़ता है, उन सबकी सुरक्षा व्यवस्था धीरे धीरे समाप्त कर दी गई। यहां तक कि जब वो अपनी सुरक्षा के खतरा के बारे में लिख के जानकारी देते हैं, जैसे अभी नारायणपुर की घटना में स्पष्ट रूप से जब मैं उनके परिजनों से मिलने गया था तो वहां पे पता चला कि उन्होंने सुरक्षा की मांग की थी और शंका जाहिर किया था। इसके बाद भी ये पुलिस यहाँ की उनकी सुरक्षा नहीं दे पाई। वहीं अगली खबर जगदलपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने जिला कार्यालय के प्रेरणा कक्ष में महिला आयोग की बैठक ली। साथ ही उन्होंने FCL कुम्हारवाड़ के कृषि महाविद्यालय परिसर में महिला उत्पीड़न के नियंत्रण के लिए आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण के संबंध में पत्रकारों से चर्चा की। तो महिला आयोग की बैठक हुई जिसमें महिला उत्पीड़न को लेकर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता किरणमयी नायक ने की। उस दौरान महिला उत्पीड़न पर नियंत्रण के लिए योजना बनाई गई और साथ ही साथ पत्रकारों के साथ उस दौरान चर्चा भी की गई। तो छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने जिला कार्यालय के प्रेरणा कक्ष में महिला आयोग की बैठक ली। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जगदलपुर की, जहां पर कलेक्टर चंदन कुमार ने गौंड खनिजों के अवैध परिवहन पर नियंत्रण लगाने के निर्देश पर खनिज विभाग ने कार्रवाई करते हुए चूना पत्थर और मोरम का अवैध परिवहन करते हुए 3 टिप्पर और 2 हाईवा को जब्त करते हुए पुलिस को सौंप दिया है। खनिज विभाग के अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्रवाई बस्तर, भानपुरी और बडंजी क्षेत्र चूना पत्थर और मोरम का अवैध परिवहन करते हुए पाए गए थे। अवैध परिवहन करते हुए पकड़े गए सभी वाहनों को पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया है। तो खनिज का अवैध परिवहन पर 3 टिप्पर को जब्त किया गया है। इस दौरान 2 हाईवा को भी जब्त किया गया है। बताते चले कि कलेक्टर के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है, जहां पर खनिज विभाग ने कार्रवाई करते हुए चूना पत्थर और मोरम का अवैध कोंडागांव के माकड़ी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और हायर सेकेंडरी स्कूल का कलेक्टर दीपक सोनी ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने हॉस्पिटल के मरीजों से पूछताछ की और हॉस्पिटल कर्मचारियों का अटेंडेंस रजिस्टर देखते हुए प्रभारी को दिशा निर्देश दिए और कहा कि अगर कर्मचारियों के रेगुलर नहीं आते या आकर हाजिरी लगाकर चले जाते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही निरीक्षण के दौरान स्कूल के लैब में साफ सफाई नहीं होने से नाराज कलेक्टर वहां के स्टाफ को डांटा और लैब को हमेशा साफ सुथरा रखने के आदेश दिए गए। तो जिलाधिकारी ने स्कूल का निरीक्षण किया, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए। लैब में साफ सफाई न पाए जाने पर जिलाधिकारी की ओर से कर्मचारियों को फटकार भी लगाई गई और साफ सफाई रखने के निर्देश भी दिए गए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे जिलाधिकारी। भारतीय जनता पार्टी के 4 नेताओं पर हुए हमले पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो नक्सली हमला हुआ है उसमें जांच होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले भी जो हमले हुए और जो घटनाएं घटी हैं उन मामलों पर भी जांच होनी चाहिए।
मतलब हुई और जिसके कारण से मौतें हुई, उसके बारे में इनको लगता है कि जांच है वो ठीक ढंग से नहीं हो रहा है और ये लोग धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। पहले भी जब हम लोग जांच कर रहे थे तो एनआईए सीधा टेक ओवर कर लीजिए। हम लोग कोर्ट में मतलब वो लोग कोर्ट जो एसआईटी वगैरह गठन किए उसके खिलाफ कोर्ट भी गए और अभी जब इस प्रकार से और घटनाएं घटी है तो इस मामले में डीजी ने एनआईए के महानिदेशक को पत्र लिखा है कि इसकी भी जांच एनआईए से करा ले ताकि भारतीय जनता पार्टी को संतुष्ट हो। वही खबर रायपुर से है, जहां जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जनगणना में मांग की कोई जरूरत नहीं है, प्रदेश में समय समय पर जनगणना होती रहती है। जनगणना तो शेड्यूल तरीके से होता ही है, उसमें मांग करने की जरूरत ही नहीं। थैंक यू। उसमें मांग क्या होता है? जनगणना तो शेड्यूल तरीके से होता ही है, उसमें मांग करने की जरूरत ही नहीं। थैंक यू। तो आपको बता दें कि जनगणना को लेकर लगातार प्रदेश में बयानबाजी हो रही है और पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने भी इस मुद्दे पर बयान दिया है। बताते चले कि सीएम के बयान पर पूर्व सीएम ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि समय समय पर जनगणना होती रहती है। तो सीएम की तरफ से जनगणना को लेकर बयान दिया गया था और जिस पर पूर्व सीएम ने पलटवार किया है। वहीं पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने जांच एजेंसियों को लेकर कांग्रेस का घेराव करते हुए बयान दिया है। राजेश मूणत ने कहा कि यदि कांग्रेस की छीरम घाटी में शहीद हुए नेताओं के प्रति श्रद्धा है तो सीएम भूपेश बघेल झीरम घाटी से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक करें और केंद्र जांच एजेंसियों पर कांग्रेस का विश्वास जागृत हुआ तो एनआईए की जांच प्रश्न चिन्ह लगाती थी। चलिए कम से कम आपको केंद्र की एजेंसियों पर विश्वास जागृत तो हो। यही वो कांग्रेस पार्टी है जो एनआईए के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रही थी। झीरम घाटी हत्याकांड के बाद मैं फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूं आपके बीच में कि झीरम में हत्या हुई है, वह भी हमारे छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता थे, किसी पार्टी समाज वर्ग से ऊपर उठकर के छत्तीसगढ़ मातारी के बेटे थे। और माननीय मुख्यमंत्री उस समय भी कहते थे कि झीरम हत्या में जो लोग हैं इन्वॉल्वमेंट है उनके मेरे पास प्रमुख दस्तावेज मेरे पास है। मैं आज फिर कांग्रेस पार्टी के नेताओं से आग्रह करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं, पूरे देश के कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता छत्तीसगढ़ में अधिवेशन में आ रहे उनसे आग्रह करता हूं कि अगर वाकई में वो कांग्रेस के जो शहीद हुए नेता उनके प्रति आपके मन में थोड़ी भी श्रद्धा है तो मुख्यमंत्री से कहिए, जो आपने सार्वजनिक विधानसभा से लेकर आपने सार्वजनिक कहा है कि मेरे वहां पर हत्याकांड के अंदर इन्वॉल्वमेंट लोगों के मेरे पास दस्तावेज, प्रमुख दस्तावेज हैं, उसको सार्वजनिक करें, वरना सिर्फ कांग्रेस लाश के ऊपर राजनीति करना बंद करें। और हमारे कार्यकर्ता जो शहीद हुए, आज जब भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर आ गई है तब आप एनआईए की एजेंसी के ऊपर जांच करें, हम स्वागत करते हैं उसका, इसलिए कि आपकी केंद्र की एजेंसी के ऊपर आपका विश्वास जागृत हुआ। वहीं कांग्रेस का महाधिवेशन होने जा रहा है, इसके लिए कांग्रेस ने शहर भर में पोस्टर लगाए हैं, लेकिन पोस्टरों में पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम के फोटो नहीं लगे हैं, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पोस्टर में मोहन मरकाम की फोटो को रातों रात चिपकाया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरे नेताओं के गले पर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम की फोटो को चिपकाया जा रहा है, जो कि उनका बहुत बड़ा अपमान है। पोस्टर में मोहन मरकाम को रातों रात चिपकाया जा रहा है, जैसे बेचारे को उसका अस्तित्व ही नहीं है, प्रदेश से बैठा है। हमारे ट्रैवल का कितना सम्मान होता है कि उसके गले को चिपका दिया जा रहा है।
ये तो इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है किसी प्रदेश अध्यक्ष का। बड़ी आदिवासी की बात करते हैं, मगर प्रदेश अध्यक्ष का इतना बड़ा अपमान तो मुझे नहीं लगता कि किसी राष्ट्रीय दल में संभव है। वहीं प्रधानमंत्री आवास को लेकर छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी से पूछा है कि यहां आंकड़ा कहां से पेश किया गया है, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का पलटवार सामने आया है। उन्होंने कहा कि आंकड़ों के जाल में ज्यादा पड़ने की जरूरत नहीं है, आंकड़ों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्वीकृति देती है। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम आवास के तहत बनाए जाने वाले घरों के लिए केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को पहले ही धनराशि दे दी है, जिसके बाद भी अगर प्रदेश सरकार घरों का निर्माण नहीं करा रही है तो यह बहुत बड़ा घोटाले के संकेत है। आंकड़े आते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्वीकृति देता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो स्वीकृति दी और जो पत्र माननीय मुख्यमंत्री को लिखे हैं, माननीय मुख्यमंत्री को दो हमारे मंत्रियों ने, पंचायत मंत्रियों ने 2011 के आंकड़ों के आधार पे जो छत्तीसगढ़ को स्वीकृत 11 लाख थे पहले किस्त में, और 11 लाख में जो स्वीकृत केस थे जिसमें से उन्होंने पैसा जो दिल्ली से आ चुका था, दिल्ली से आने के बाद भी उस पैसे का उपयोग नहीं कर सके, और बाद के वेटिंग लिस्ट मिलाकर यदि पूरा तय करें तो पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक ये आवास की संख्या 16 लाख होती है। 16 लाख में 10-20 कम भी कर लो भाई, मगर आज 16 लाख की बात है, यदि आंकड़े में संख्या कम है तो 14 लाख हो सकता है। इसी बीच रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पुलिस महानिदेशक ने एनआईए को पत्र लिखा है। बस्तर में हुई हत्या की जांच का अनुरोध किया गया है। आपको बता दें कि 3 जनप्रतिनिधियों की हत्या हुई थी। नक्सली बौखलाहट में जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों को अपना निशाना बना रहे हैं। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर पुलिस निदेशक ने एनआईए को पत्र लिखा है। पत्र में बस्तर में हुई हत्या की जांच का अनुरोध किया है। बताते चले कि 3 जनप्रतिनिधियों की हत्या की गई थी। नक्सली बौखलाहट में आकर जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों की हत्या कर रहे हैं। तो अब पुलिस महानिदेशक की तरफ से एनआईए को पत्र लिखकर इस मामले में जांच के लिए अनुरोध किया गया है। महानिदेशक ने पत्र लिखा है एनआईए को, जहां पर बस्तर में हुई हत्या की जांच की मांग की गई है। बताते चले कि 3 जनप्रतिनिधियों की लगातार हत्या की गई है। नक्सली लगातार बौखलाहट में आम जनता और जो जनप्रतिनिधि हैं उनको अपना निशाना बना रहे हैं, और अब इसी मामले में पुलिस महानिदेशक की तरफ से एनआईए को पत्र लिखकर इस मामले में जांच का आग्रह किया है। बड़ी जानकारी रायपुर से सामने आ रही है, जहां पर पुलिस निदेशक ने एनआईए को पत्र लिखकर जांच के अनुरोध किया है। बताते चले कि 3 जनप्रतिनिधियों की हत्या की गई है। अब इस मामले में पुलिस महानिदेशक की तरफ से पत्र लिखकर एनआईए से जांच की मांग की गई है और अनुरोध किया गया है। बीच रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता विधायक निवास का घेराव कर रहे हैं। बताते चले कि मोर आवास मोर अधिकार के तहत विधायक के आवास का घेराव किया जा रहा है। रायपुर ग्रामीण विधायक सत्यनारायण शर्मा के घर के बाहर ये प्रदर्शन हो रहा है, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने हैं। मोर आवास मोर अधिकार के तहत विधायक के आवास का घेराव किया जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता विधायक के आवास का घेराव कर रहे हैं। रायपुर ग्रामीण विधायक, आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में विधायक आवास के बाहर इकट्ठा हुए हैं। तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता भी वहां मौजूद हैं। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने हैं, जहां पर विधायक का घेराव किया जा रहा है। बताते चले मोर आवास के मुद्दे को लेकर विधायक आवास का घेराव किया जा रहा है।
वहीं प्रथम नियुक्ति तिथि से पेंशन के लिए मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और सचिवों के नाम विधायक और संयुक्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। प्रदेश शैलीय शिक्षा संघ के जिलाध्यक्ष प्रहलाद जैन और जिला सचिव कैलाश रामटेके के नेतृत्व में शिक्षा एलबी संवर्ग, जिसमें सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता को प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करके पुरानी पेंशन, वेतन, पदोन्नति और ओपीएस के साथ साथ पीसीएस आंदोलन कर रहे थे। प्रथम चरण में मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और मुख्य सचिव, सचिव के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं दंतेवाड़ा में कलेक्टर विनीत नंदनवार ने रॉक और हर्बल गार्डन स्थल का अवलोकन किया। इस मौके पर मंडलाधिकारी और सागर जाधव, एसडीएम कुमार विश्वरंजन समेत अधिकारीगण मौजूद रहे। इस दौरान अधिकारियों ने गार्डन निर्माण कार्य को एक बेहतर योजना के साथ करने के निर्देश दिए और कतियार रास्ते में नेचर ट्रेल के जंगल के बीच जाकर स्थल का अवलोकन किया और अधिकारियों से कहा कि इस नेचर ट्रेल को प्रकृति और आधुनिकता के साथ समन्वय बनाकर स्थापित करें। तो रॉक और हर्बल गार्डन का अवलोकन किया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कलेक्टर ने गार्डन का जायजा लिया और इस दौरान तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे, जहां पर निर्माण कार्यों के लिए जिलाधिकारी ने निर्देश भी दिए। रॉक और हर्बल गार्डन का अवलोकन किया गया है। जिलाधिकारी ने गार्डन का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बालोद और राजनांदगांव जिले के दौरे के लिए रवाना हुए। सीएम ने कई मुद्दों को लेकर चर्चा की। जनगणना नहीं होने पर सीएम ने कहा कि जनगणना करवाए नहीं रहे हैं। 16 लाख आंकड़े बताए, वो भी कम हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं, वो तो जनगणना के बाद ही समझ आएगा। सीएम ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि पिछले 10 सालों में गरीबों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, शायद इसीलिए बीजेपी की सरकार जनगणना नहीं करवा रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो गांव-गांव घूम रहे हैं, उन्हें पहले मांग करनी चाहिए कि जनगणना हो। सीएम ने कहा कि जल्द से जल्द जनगणना करवाई जाए। भाई अभी जनगणना हुआ नहीं है, गरीबी रेखा सर्वे जारी नहीं हुई है, तो किस आधार पर करें? 2001 के, फिर 2011 के, फिर 2008 के, फिर 2012 के, किस आधार पर करें? और हर 10 साल में जनगणना करने के प्रावधान है। और जब अभी ये डेट निकल गया 2021 का, जनगणना क्यों नहीं कराते लोग? हो सकता है कि 16 लाख आंकड़े बताए वो 18 लाख हो जाए, हो सकता है कम हो। केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जनगणना शायद इसलिए नहीं करा रही है कि पूरे देश में गरीबों की संख्या में वृद्धि हुई। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।